नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे, जिसमें हम परमाणु के जो मॉडल है उसका थर्ड मॉडल बोर का परमाणु मॉडल इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले तक हम हमारे 2 मॉडल पढ़ चुके हैं। पहला था आपका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। दूसरा था हमारा आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार घूमते हैं। और फिर कुछ लोगों ने बोला कि अगर वो वर्तुलाकार घूमते हैं वैज्ञानिकों ने, तो वो उनके अंदर से ऊर्जा का विकिरण होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो घूमते घूमते हमारे नाभिक से टकराएंगे और हमारा परमाणु खत्म हो जाएगा, जो कि आपके परमाणु के स्थायी होने के विपरीत था, यानी वो परमाणु को स्थिर होने नहीं देगा। तो उस रदरफोर्ड की उसी कमी को पूरा करने के लिए जो मॉडल आया वो था आपका बोर का परमाणु मॉडल, जो दिया था आपका नील्स बोर ने। हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं हुआ। ऐसे ही एक दूसरे वैज्ञानिक थे नील्स बोर, उन्होंने इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध भी किया, जिसे कहा गया बोर का परमाणु मॉडल। वो मॉडल क्या था? नील्स बोर ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी 2 मुख्य विशेषताएं या अवधारणाएं थी। पहला तो ये कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, यानी वो वर्तुलाकार नहीं घूमते, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा कक्ष, ऊर्जा स्तर या विविक्त कक्षा भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। तो बोर ने कहा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं, निश्चित कक्ष में घूमते हैं, वो वर्तुलाकार नहीं घूमते, और हर कक्ष की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। नाभिक के चारों ओर जो दूसरी अवधारणा थी कि नाभिक के चारों ओर गति करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, उनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती। यदि उन्हें एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाना है तो उन्हें ऊर्जा या तो सोखनी होगी या फिर अपनी ऊर्जा छोड़नी होगी। यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर ही एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूद सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो नाभिक है वो बीच में पाया गया। ये तो आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हमें पता चल गया था कि नाभिक बीच में पाया गया। तो बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार नहीं बल्कि एक निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं। यदि उन्हें इन कक्षा से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है तो उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा या तो खोनी होगी या फिर ऊर्जा को ग्रहण करना होगा। उन्होंने इन ऊर्जा कक्षाओं को या कोश को नाम दिए KLMN, कैपिटल K, कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल N। कैपिटल है यानी बड़े अक्षरों में ही आपको लिखना है। जो पहला कक्ष था वो था आपका K, दूसरा था L, तीसरा M और चौथा N। तो यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करें, N है यहाँ पे कक्ष का नंबर, कक्ष की संख्या। N यदि 1 बोल रही हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे K की। N अगर हम 2 बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हमारा L। ये यहाँ पे आपका चित्र भी दिखाया गया है परमाणु का। बीच में है आपका नाभिक। जो पहला कक्ष है उसे नाम दिया गया K कक्ष, यहाँ पर N बराबर है 1। दूसरा कक्ष है आपका L, तीसरा है M जहाँ पे N बराबर है 3, और तीसरा कक्ष है आपका N बराबर है 4। परमाणु में सबसे बाहरी कोश या बाहरी कक्ष जो है उसको कक्ष को कहा गया संयोजक कक्ष, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए गए उन्हें कहा गया संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे। तो जो सबसे बाहरी कक्ष है परमाणु का, उसी में से आपके इलेक्ट्रॉन या तो वो दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। तो जो सबसे बाहरी कक्ष है परमाणु का उसे कहा गया बाह्यतम कक्ष, को कहा गया संयोजक कक्ष, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए गए वो थे आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्ष में उपस्थित अधिकतम, यानी इस अगर हम पहले इस कक्ष की बात करें तो इसमें सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उसको निश्चित करने के लिए एक सूत्र था आपका 2n की पावर 2 या n का वर्ग। n है यहाँ पे कक्षा का नंबर। यदि हम k की बात करें तो k में कक्षा का नंबर है 1, तो हम n की जगह अगर 1 रखें तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो पहले कक्ष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं या रख सकते हैं।
दूसरे कक्ष की बात करें तो दूसरा यानी n की जगह 2 रखे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दूसरे कक्ष में हमारे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तीसरे में अगर हम n को 3 रखें तो हो जाएगा आपका 2, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो तीसरे में हो जाएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार हम इसमें निकाल सकते हैं हमारे 32। तो हमारा सूत्र है 2n²। विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, k में पाए जाएंगे 2, l में 8, m में 18 और n में 32। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये है हमारा अष्टक नियम कि जो लास्ट वाला हमारा का कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही पाए जा सकते हैं। तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है 2n² कि किसी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन या अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार। ये देखिए यहाँ पे सोडियम की परमाणु संरचना और हाइड्रोजन की परमाणु संरचना दिखाई गई है आपकी। बीच में पाया गया आपका परमाणु का नाभिक, जहाँ पर है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, यानी इसमें 11 तो प्रोटॉन पाए गए और 11 ही इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो पाए गए आपके नाभिक में और 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। हमने अभी अभी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो जाना। तो जो K था यानी जो फर्स्ट पहले वाला था उसमें अधिकतम पाए गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया? K वाला कक्ष, ये है K, ये है L, ये है M। तो पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही पाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही भरे हैं। दूसरे कक्ष में अधिकतम पाए गए 8, तो यहाँ पे 8 भर दिए उन्होंने, क्योंकि हमारे सोडियम के जो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? 11। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तो कितने बच गए आपके? 2 8 10। तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे बाहरी वाले जो कक्ष है उसमें भर दिया। इसलिए आपके सोडियम की संयोजकता है 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु संरचना देखें तो बीच में पाया गया प्रोटॉन और इसमें केवल 1 ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक है 1, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने भर दिया, 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका K कक्ष में पाया गया। न्यूट्रॉन के बारे में एक और अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसकी खोज की थी जे चैडविक ने 1932 में। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। इस न्यूट्रॉन को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के साथ नाभिक में स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन के साथ। अतः परमाणु का जो अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य यानी नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। इसलिए आपका जो परमाणु का द्रव्यमान है वो लगभग हमारे जो नाभिक है उसमें स्थिर होता है। तो जो आपका ये है आपका नाभिक में आपके 2 परमाणु कण मिले। पहला था प्रोटॉन, जिसे हम P से दर्शाते हैं, दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आपका धनावेश यानी प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है आपका ऋणात्मक आवेश। पहला क्वेश्चन कि नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल की 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो आपकी वर्कशीट में इसका आंसर लिखा गया है बच्चों कि जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं और उनमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जो ये 2 पॉइंट्स है बच्चे, ये आप आंसर नंबर 1 में लिखेंगे और यही 2 पॉइंट आप आंसर नंबर 2 में भी लिखेंगे। रीजन है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रदरफोर्ड की कमियां क्या थी, उनको बोर के मॉडल ने कैसे दूर किया। तो वो यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार नहीं घूमते बल्कि एक निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं
और ऐसे निश्चित कक्ष में घूमते हुए उनमें ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस में आपके आंसर सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो आंसर नंबर 3 में आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। आंसर नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो हमने पढ़ा न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये अवपरमाणु कण हैं जो कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो ये है आपका आंसर कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका संकेत है n, और ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो आंसर नंबर 4 का है आपका ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को कहा जाता है संयोजन कक्ष, और उस कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को कहा गया संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो आंसर नंबर 5 में बच्चों आप लिखेंगे ये वाला पार्ट कि परमाणु के सबसे बाहरी या बाह्यतम कक्ष को कहा गया संयोजक कक्ष, और जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा गया संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो आंसर नंबर 5 में आप ये लिखेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।